नमस्कार, सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पाकिस्तान इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहां पर सेना और जो राजनीतिक सत्ता है उसके बीच में जो लड़ाई चलती रहती है सत्ता को लेकर, कुर्सी को लेकर, वो एक पुरानी बात हो चुकी है। अगर इस दौर की बात करो तो इस दौर में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों से लगातार अलगाववाद की आवाज़ उठ रही है और पाकिस्तान के टुकड़े करके नए देश बनाने की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया ने देखा अलग बलूचिस्तान बनाने को लेकर कई जगह पर आंदोलन हुए। यूरोप से लेकर हमने देखा कि पूरी दुनिया में हमने देखा कि नया देश बनाने को लेकर, बलूचिस्तान बनाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन इन दिनों चल रहा है। और सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, बल्कि अगर बलूचिस्तान से अलग हटकर देखें तो सिंध में, कराची में भी ऐसे कई आंदोलन चल रहे हैं। अलग सिंध देश बनाने की बात चल रही है, अलग मुहाजिर देश बनाने की भी बात चल रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान अगर बलूचिस्तान में बलूच लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, बलूच लोगों का नरसंहार हो रहा है, तो दूसरी तरफ कराची में, सिंध में मुहाजिर लोग जो हैं उनको भी मारा जा रहा है, उन पर भी अत्याचार हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि कई मुहाजिर लोग जो हैं उनको उठा लिया गया, सेना ने और वहाँ की रेंजर्स ने उनको घर से उठा लिया, उसके बाद गायब हो गए और फिर उनकी लाशें बरामद हुई। जिस तरह से मुहाजिर लोगों पर, उर्दू बोलने वाले लोगों पर जो अत्याचार चल रहा था, उसके खिलाफ जो आंदोलन है वो अब इतना तेज हो गया है कि अब कराची में, सिंध में एक अलग मुहाजिर देश बनाने की भी बात चल रही है। हालांकि एक बड़ी पार्टी वहां पर, चौथी बड़ी पार्टी जो है मुत्तहिद कौमी मूवमेंट MQM है, जिसके नेता अल्ताफ हुसैन साहब हैं। अब तक उन्होंने पाकिस्तान के बंटवारे की तो बात नहीं कही है, लेकिन मुहाजिरों की सबसे बड़ी पार्टी वही है। और आज सीधा संवाद में हम MQM के दूसरे बड़े नेता, अल्ताफ हुसैन साहब पहले बड़े नेता हैं और दूसरे बड़े नेता MQM के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं नदीम नुसरत साहब, और सीधा संवाद में आज हम उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि नदीम नुसरत साहब से बात करें, पहले आपको एक छोटा सा कैप्सूल दिखाते हैं। दरअसल MQM, अल्ताफ हुसैन साहब का जो बैकग्राउंड है और किस तरह से उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों पर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगस्त 1947 भारत का बंटवारा हुआ और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर आया, पाकिस्तान। नया मुल्क पाकिस्तान बना मजहब के आधार पर। ये कहा गया कि ये मुसलमानों का देश होगा और पाकिस्तान बनाने वालों ने भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों को पाकिस्तान आकर वहीं बस जाने का न्योता दिया। हालांकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी ने भारत में ही रहने का निर्णय लिया, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें यकीन था कि वो इस्लामी राष्ट्र में ही महफूज रहेंगे और उनके सपने भी वहीं पूरे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन भारत छोड़कर जाने वाले मुसलमानों को 70 साल बाद आज भी इस्लामी मुल्क पाकिस्तान ने अपनाया नहीं है। उर्दू बोलने वाले ये लोग मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में आज इन्हें पाकिस्तानी नहीं बल्कि मुहाजिर के नाम से जाना जाता है। इन मुहाजिरों के साथ पाकिस्तान में दोयम दर्जे के नागरिकों सा बर्ताव होता है। मुहाजिरों का उनका हक दिलाने के लिए 1984 में अल्ताफ हुसैन ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई। आज ये पार्टी पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी और सिंध की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन लोकतंत्र में यकीन रखने के बावजूद बीते 24 सालों से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स सिंध और कराची से मुहाजिरों का नामो निशान मिटाने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं। 22,000 से ज्यादा मुहाजिरों को मारा जा चुका है और हजारों लापता हैं। यहाँ तक कि अल्ताफ हुसैन सहित MQM के बड़े नेताओं को ब्रिटेन और दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है। जब अल्ताफ हुसैन की MQM ने मुहाजिरों के नरसंहार का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू किया, तो इसी साल अगस्त में पाकिस्तानी सेना और ISI ने MQM के दफ्तरों पर बुलडोजर चलवा दिए और पार्टी के कुछ नेताओं को डरा धमकाकर MQM का बंटवारा करवा दिया। अब एक तरफ ISI और सेना की मदद से बनी MQM पाकिस्तान है, जो मुहाजिरों के हक में नहीं बल्कि ISI के इशारे पर भारत के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन की ओरिजिनल MQM है, जिसे मुहाजिर आवाम का समर्थन हासिल है। राजनीतिक आंदोलन से अलग मुहाजिरों के नरसंहार के विरोध में अब मुहाजिर लिबरेशन मूवमेंट भी शुरू हो चुका है, जिसकी मांग है
कि पाकिस्तान का बंटवारा हो और मुहाजिरों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। हम पाकिस्तानी नहीं और पाकिस्तान हमारा नहीं। हमें पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट और फौज ने अपना गुलाम बनाया हुआ है। महाजिर कौम ने अब पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने का फैसला और तहिया कर लिया है। तो ये छोटी सी रिपोर्ट थी और हमारे साथ इस वक्त सीधा इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं MQM के जो राष्ट्रीय संयोजक है नदीम नुसरत साहब, सीधा वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम नुसरत साहब, DD न्यूज़ से बात करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नदीम नुसरत साहब, काफ़ी मुश्किल दौर से इन दिनों आपकी पार्टी MQM गुजर रही है। हम एक तरफ देख रहे हैं कि सिंध में, कराची में MQM के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, MQM के कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि MQM में बंटवारा भी हो गया है और अब कहा जा रहा है कि आपकी जो MQM है वो लंदन की MQM है और जो दूसरी है वो MQM एक पाकिस्तान बन गई है जो कि एक वहाँ पर ऑपरेट कर रही है। कैसे देखते हैं इस दौर को आप? देखिए अशोक साहब, मैं इस सवाल को इस तरह रिफ्रेज करूँगा कि जो MQM में जो तोड़ फोड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि MQM में कोई तोड़ फोड़ हो रही है, तो MQM में तोड़ फोड़ हो नहीं रही है, बल्कि उसमें करवाई जा रही है और इसके पीछे पाकिस्तान की जो पावरफुल जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो इसमें शामिल है। पाकिस्तान में आपके इल्म है कि बहुत अरसे से एक टेररिज्म का एक मेनेस है जिसने पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई है। फाइनली 3 साल पहले ये ऐलान हुआ कि टेररिज्म का जो पाकिस्तान में जो मॉन्स्टर है उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हेड ऑन टैकल करेंगी और जो जेट ब्लैक दहशतगर्द हैं, जो बैंड आउटफिट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लश्कर तैयबा, लश्कर जंगी, अल-कायदा, दाइश, तालिबान, इन सब के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। आज हमने देखा है कि 3 साल हो गए इस ऑपरेशन को स्टार्ट हुए, लेकिन जो असल टारगेट्स है जिनको डिक्लेयर किया गया था उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ है। और उसके बजाय हुआ ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा लिबरल, प्रोग्रेसिव और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है MQM, जो पाकिस्तान के ऑप्रेस्ड लोगों को और साथ साथ उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिन्होंने 1947 में पार्टीशन के टाइम पर या उसके फौरी बाद इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की थी। इस पूरे ऑपरेशन में उन लोगों को निशाना बनाया गया। MQM से जो लोग एफिलिएटेड हैं, वाबस्ता हैं, उनको टारगेट किया गया है। ह्यूमन राइट्स की बड़े पैमाने पर वायलेशंस हुई हैं, लोगों की फोर्स्ड जो है पॉलिटिकल वफादारियाँ तब्दील करवाई गई हैं और गुज़िश्ता कोई 6 महीने 7 महीने से बाकायदा एक पॉलिटिकल ग्रुप ऑफिशियल प्रोटेक्शन में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने क्रिएट कराया है जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में लाया गया और उसमें उन लोगों को शामिल कराया गया है बाय फोर्स। कुछ लोगों को, कुछ को टेरराइज़ करके, कुछ को लालच देकर, उनको बाकायदा जेलों में कैद करके लोगों को ये फोर्स किया गया कि वो MQM को छोड़कर उस ग्रुप में शामिल हों। नदीम नुसरत साहब, कुछ अखबार, पाकिस्तान के अखबार लिख रहे हैं कि 24 साल तक एग्जाइल में रहकर भी कराची पर एक तरह से रूल करने वाले, MQM को इतनी मजबूती से चलाने वाले अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो गई है और इसलिए जो है उसका फ़ायदा उठाकर ही जो फारूक सत्तार साहब हैं उन्होंने अलग पार्टी बना ली। तो कैसे देखते हैं, क्या वास्तव में जो पकड़ है अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी पर और मुहाजिरों पर वो कमज़ोर हुई है क्या? इस सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा, देखें किसी भी पॉलिटिकल मुआशरे में, किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, मुआशरे में जो बैरोमीटर होता है किसी की पॉपुलैरिटी को गेज करने का, वो ये होता है कि आप इलेक्शन कराएं और देखें किसको लोग वोट देते हैं। पाकिस्तान में हमने बहुत क्लियरली देखा है कि 1987 से अर्बन सिंध में, जहां MQM की मेन पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, अर्बन सिंध में 1987 से जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें MQM ने स्वीप किया है। और लास्ट ईयर दिसंबर में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे उसमें भी MQM ने स्वीप किया और जिन लोगों ने वोट दिए अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पर वोट दिए। तो डेमोक्रेटिक अंदाज में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड MQM को प्रोवाइड करके आज भी MQM को अगर उसका पॉलिटिकल रोल प्ले करने का मौका दिया जाए तो आप ख़ुद देख लेंगे, बल्कि हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर्स आएँ,
इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन उस इलेक्शन में ये ना हो कि एमक्यूएम के हाथ पांव बांध दिए जाएं और जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एमक्यूएम को इलेक्शन ना लड़ने दें। नदीम नुसरत साहब, आपने ये क्यों कहा कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आए और उनकी निगरानी में चुनाव हो? क्या आपको पाकिस्तान में जिस तरह से चुनाव होते हैं उस पर भरोसा नहीं है क्या? अशोक साहब, एक अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, सोसाइटी में ना होती हैं और ना होनी चाहिए। इंटिमिडेशन है, लोगों को वोटिंग से निकलने से रोकना है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि 2013 में एक कॉन्स्टेंट थ्रेट थी तालिबान की एमक्यूएम के ख़िलाफ़, और एमक्यूएम को जहां इमरान ख़ान की जो पीटीआई है वो पूरे मुल्क में जलसे कर रही थी, वहाँ एमक्यूएम ने कोई बड़ी पॉलिटिकल कोई भी रैली नहीं की, ना कर सकी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एमक्यूएम को बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेजेस दिए जा रहे थे कि अगर आपने किया कोई पॉलिटिकल इवेंट तो उसको तालिबान टारगेट करेंगे, और हमारे 2 इवेंट्स पे हमले भी हुए। तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल लेवल फील्ड क्रिएट की जाए और ऑब्ज़र्वर्स मौजूद हों जो देखें कि लोगों को फ्रीली इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त है और उनको फोर्स नहीं किया जा रहा है। लास्ट ईयर NA 246 में बाकायदा ये वीडियो एविडेंस मौजूद है कि एमक्यूएम को जो लोग वोट डाल रहे थे उनको सिक्योरिटी जो पर्सनल हैं उन्होंने वोट डालने से रोका और फोर्स करने की कोशिश की कि वो एमक्यूएम की जो राइवल पार्टीज़ हैं उनको वोट डालें। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए इसकी मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। पार्टी में इस झगड़े के पीछे कारण क्या, वजह क्या देखते हैं आप, और कैसे देखते हैं जो आवाम है वो दरअसल मुहाजिर है वो किसके साथ हैं? क्या आपको लगता है कि वो अभी भी जो एमक्यूएम जो लंदन की है, जो अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी है उनके साथ है, या फिर जो एमक्यूएम कराची और एमक्यूएम पाकिस्तान जो बना दी गई जिसको आप कह रहे हैं कि ISI ने बनवाया उसके साथ है? अशोक साहब, पाकिस्तान की ये एक बड़ी बदकिस्मती रही है कि यहाँ ये हर दौर में होता आया है कि जो हमारे यहाँ जो रूलिंग एलीट है, जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो कोशिश करती है कि किसी को जिताए, किसी को हराए, कोई किसी के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल अलाइंस बनाया जाता है, किसी के ख़िलाफ़ अलाइंस तोड़ा जाता है। मैं आपको मिसाल दूं कि जो हमारे आर्मी डिक्टेटर थे जनरल अयूब ख़ान, उन्होंने 1965 में जब इलेक्शन लड़ा तो जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी बहन जो ख़ुद भी फाउंडिंग मेंबर्स में थी पाकिस्तान की, फ़ातिमा जिन्ना, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनको रॉक का एजेंट डिक्लेयर किया गया और उनको बाकायदा इंटिमिडेट किया गया। जो उनके सपोर्टर्स थे उनको इंटिमिडेट किया गया और उनको बाकायदा रिगिंग के ज़रिए इलेक्शन में हरवाया गया। ये जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है और उसमें इंटरफेरेंस होती है, ये होती रही है, लेकिन इसका रिज़ल्ट कभी नहीं आया। और हमने 92 में एमक्यूएम के हवाले से, ख़ुद एमक्यूएम की अपनी मिसाल मौजूद है कि 92 में एक आर्मी ऑपरेशन एमक्यूएम के ख़िलाफ़ शुरू हुआ, एमक्यूएम में एक ग्रुप बनवाया गया, उसके लोगों को बाकायदा सरकारी ट्रकों में बिठा के कराची में लाया गया। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इसकी एविडेंस मौजूद है। ख़ुद रिटायर्ड जो उस ज़माने के जो जर्नल थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि इस सब ऑफिशियल पैटर्नेज और उसके साथ साथ जो एमक्यूएम को टारगेट किया गया, कॉर्नर किया गया, उसके बाद जब भी इलेक्शन हुए जो स्प्लिंटर ग्रुप बनाया गया उसको कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और एमक्यूएम ने हमेशा इलेक्शन को स्वीप किया, क्योंकि जो मासेस होते हैं उसको आप इंटिमिडेशन के ज़रिए आप फॉर द टाइम बीइंग आप डरा सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है अपनी से को डिक्लेयर करने का तो वो उसको करते हैं। और हमने देखा है कि एमक्यूएम को लोगों ने सपोर्ट किया और अभी भी, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि अभी भी फेयर, ट्रांसपेरेंट और आज़ादाना माहौल में जब भी इलेक्शन होंगे एमक्यूएम पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पार्टी के तौर पे इंशाल्लाह सामने आएगी। सीधा संवाद में नदीम नुसरत साहब जो कि एमक्यूएम के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। बचपन से ही मुझे पता था आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था, और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। सीधा संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। नदीम नुसरत साहब, अभी हाल ही में जो सिंध रेंजर्स हैं, उन्होंने हैदराबाद में कई दफ्तरों को, आपके जो है एमक्यूएम के कई दफ्तरों को तोड़ दिया गया, उन पर बुलडोज़र चला दिए गए और किस तरह की कई वारदात हुई। एमक्यूएम के अब तक कितने दफ्तर जो हैं वो तोड़े गए हैं, और क्या आप इसे जमहूरियत पर, लोकतंत्र पर हमला की तरह देखते हैं क्या? जी अशोक साहब, ये बिल्कुल जमहूरियत पर हमला है, नेकेड एग्रेशन है, और इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं हो सकते। कराची में ही सिर्फ एमक्यूएम के 150 से ऊपर ऑफिसेज डिमोलिश किए जा चुके हैं, और ये सब ऑफिसेज इलीगली डिमोलिश किए गए, आर्बिट्रेरली ये डिमोलिश किए गए। इन ऑफिसेज में एमक्यूएम का जो हेड ऑफिस है, जो मेन ऑफिस, जिसको आमतौर पे 90 के नाम से कहा जाता है, ये फेडरल बी रियाज़ाबाद में है। जिस रात एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ये जो लेटेस्ट क्रैकडाउन शुरू हुआ, विद इन फ्यू आवर्स एमक्यूएम के हेड क्वार्टर को इलीगली सील कर दिया गया, और वो आज तक सील है। आप ये देखिए कि जिन लोगों के सर पर यूएन ने पाकिस्तान में हेड मनी लगाई है, या यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने लगाई है, या यूएन ने किसी को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है, वो लोग पाकिस्तान में फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं। एक जो लाल मस्जिद है, जिसके बारे में सब जानते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया गया, पाकिस्तान आर्मी के लोगों को शहीद किया गया, उस मस्जिद के जो क्लैरिक हैं वो फ्रीली ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो कराची के करोड़ों लोगों ने जिस शख्स को मेयर इलेक्ट किया कराची का, वो आज जेल के अंदर है। तो ये सिर्फ ऑफिस का मामला नहीं है, एमक्यूएम के लीडर्स भी जेलों में हैं, एमक्यूएम के लोगों की जो सियासी वफादारी है वो तब्दील कराई जा रही है, एमक्यूएम के लोग एक्स्ट्रा जुडिशली किल हो रहे हैं, लापता हैं, डिसअपीयर हो चुके हैं। और ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने डॉक्यूमेंट किया है। यूनाइटेड नेशन का जो ग्रुप है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का, वो पिछली अपनी 6 रिपोर्ट जो एवरी क्वार्टर आती हैं, तो पिछली 6 रिपोर्ट यानी 1.5 साल की रिपोर्ट में उसने हंड्रेड्स ऑफ ऐसे केसेस को डॉक्यूमेंट किया जिसमें एमक्यूएम के लोगों को रेंजर्स ने जो कराची में ऑपरेशन कर रही है उसने अरेस्ट किया। उसके बाद वो लोग डिसअपीयर हो गए, और आज भी एमक्यूएम के सैकड़ों कारकुन डिसअपीयर्ड हैं। एमक्यूएम के 60 से ऊपर कारकुनों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया जा चुका है, और 1200 से ऊपर कारकुनान आज भी जेलों में मौजूद हैं। तो नदीम नुसरत साहब, इतना सब कुछ होता है तो वहाँ के पाकिस्तान के अखबार जो हैं इसको रिपोर्ट करते हैं नहीं करते? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कराची के मेयर का गायब होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मुझे भी याद है हिंदुस्तान में हमने ये सब चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हमको मालूम हुई, सोशल मीडिया पर हमें पता चला कि इतनी बड़ी खबर आई कि कराची के मेयर जो है गायब हो गए। क्या वहाँ के अखबार, वहाँ के टेलीविज़न चैनल सबको रिपोर्ट नहीं करते? बदकिस्मती ये है अशोक साहब कि जो पाकिस्तानी मीडिया जो है, जिस तरह हमारी पूरी सोसाइटी क्रिपल्ड कर दी गई है, एक एलिमेंट ऑफ फियर है,
सच यानी मैंने नहीं कहा, ये बीबीसी की रिपोर्ट में आया है। ख़ुद बीबीसी के जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है कि इस हद तक डिसअपीरेंसेस के केसेस हो चुके हैं कि कुछ लोग अब पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बजाय इस्लामी जमहूरिया गायबस्तान कहते हैं, जहाँ लोग डिसअपीयर हो जाते हैं। तो फियर इतना है कि जो मीडिया है उसके लोग या तो इंटिमिडेट हो गए हैं, खौफ का शिकार हैं, या ऐसा है कि जो मीडिया में जो बहुत सारे जो लोग जिनको हम देखते हैं जो सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल टॉक शोज़ हैं उसके जो होस्ट हैं, उन्होंने कोऑप्ट कर लिया है जो हमारे यहाँ जो फोर्सेस पूरी ये कैंपेन चला रही हैं खौफ फैलाने की। हमने देखा कि जैसे हम पाकिस्तान के कुछ एंकर्स हैं, उनको इंटिमिडेट किया गया, एक एंकर को तो बाकायदा उन पर गोली चलाई गई। तो इस इन्वायरमेंट ऑफ फियर में जाहिर सी बात है कि मीडिया जो है वो रोल अपना प्ले नहीं कर रहा है। और वो देख चुके हैं कि जो एमकेएम के लीडर हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनका भी क्या कसूर है, उन्होंने भी तो यही किया था कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी हाई हैंडेडनेस को उन्होंने एक्सपोज किया था, उसको क्रिटिसाइज़ किया था, जो कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है, इट फॉल्स वेल विद इन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन उसके बाद सिंध जहाँ एमकेएम डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ के बजाय पंजाब में लाहौर की हाई कोर्ट ने एक जज ने जो है वो सिंगल हैंडेडली एक डिक्लेरेशन दे दिया, एक वर्डिक्ट दे दिया, एक ऑर्डर जारी कर दिया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर मीडिया ब्लैंकेट है। यानी पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ रिजीम में भी ये नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल लीडर को इस तरह टोटली मीडिया पर बैन कर दिया जाए। लेकिन आज 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया, अल्ताफ़ हुसैन साहब का ना टीवी पे इंटरव्यू आ सकता है, ना उनकी पिक्चर आ सकती है, ना वीडियो आ सकती है, ना प्रिंट मीडिया में आ सकती है। उनका नाम लेना भी पाकिस्तान में इल्लीगल बना दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस इन्वायरमेंट में जो है वो हमारी सियासत ऑपरेट हो रही है। लेकिन नदीम नुसरत साहब, पाकिस्तान सरकार ये कहती है कि आप लोग मुल्क में अशांति फैला रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान का बंटवारे करने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए जो अल्ताफ़ हुसैन साहब भी पाकिस्तान को बंटवारे की बात कर रहे हैं, और इसलिए आप लोगों के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। जी अशोक साहब, मैं ये जो एलिगेशंस हैं इनको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। मैं बल्कि ये डिमांड करता हूँ कि कोई ऐसी एविडेंस दी जाए कि एमकेएम के लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन किया हो। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कैसे गेज करते हैं, कैसे मेजर करेंगे कोई मुल्क को तोड़ना चाहता है? क्या एमकेएम ने पाकिस्तान तोड़ने का कोई नारा लगाया? क्या एमकेएम ने कहीं भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किए हैं? पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं या सिविल इंस्टॉलेशंस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, क्या कभी एमकेएम ने उनको टारगेट किया? अब आप ये देखिए कि इस 3 साल के ऑपरेशन में जो एमकेएम के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये कहा गया है कि एमकेएम के पास नेटो का असलहा है, वेपन्स मौजूद हैं। 3 साल में एमकेएम के 10,000 से ज़्यादा लोगों के घरों पे छापे पड़े, लेकिन एक सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ कि एमकेएम के लोगों ने रिटेलिएट किया हो, रेजिस्ट किया हो, कोई एक गोली भी चलाई हो। अगर एमकेएम के लोगों ने उनके पास अगर नेटो का असला है, तो ये कैसी ट्रेनिंग है, ये कैसे वेपन्स हैं, और ये किस मकसद के लिए रखे हुए हैं कि ना कोई गोली चलती है, ना रेजिस्टेंस होती है, घरों पे जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो ये मुल्क दुश्मनी अगर ये है, तो फिर उस तरफ आ जाइए कि तालिबान ने इस दौरान 75,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सिटीज़न और 15,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस वालों को मारा है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन नहीं होता। जो बैंड आउटफिट्स हैं, जो ओपनली पाकिस्तान के स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं देखते। पर मुहाजिरों पर इस तरह के अत्याचार क्यों हो रहे हैं, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे आप? शुक्र साहब, मुझे नहीं पता कि बहुत सारे रीज़न हैं, मतलब मैं पिन पॉइंट एक पे नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली एक तो ये है कि जो कहा गया था कि रिलीजन जो है वो सबको यूनाइट कर देगा जब पाकिस्तान बनेगा तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा ऐसा नहीं हुआ। रिलीजन जो है वो लोगों को, जो सिंधी थे वो सिंधी रहे, जो बलोची थे वो बलोच रहे, जो पख्तून और पंजाबी थे वो रहे। हमने देखा कि 1971 से पहले बांग्लादेश में भी यही हुआ कि जो बंगाली थे उनको भी शिकायत रहीं, उनको भी यही बेसिकली उनका भी असम्पशन था
कि पाकिस्तान जब बनेगा तो उनको पाकिस्तान में इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला उन्हें। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, एथनिसिटी है इसमें, एक सूबे की डोमिनेंस है, डेफिनेटली है। नदीम साहब, क्या यही वजह है कि अब मुहाजिर लोग, बहुत से मुहाजिर लोग जो हैं अपने लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा करके एक अलग मुहाजिर देश बनाया जाए। और इस तरह की आवाज़ें सिर्फ मुहाजिर लोग नहीं बल्कि बलूच लोग भी और बाकी लोग भी, कई समुदाय इस तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़कर अलग मुल्क बनाने की। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये इसलिए आ रही हैं कि पाकिस्तान में लोगों को सोशल जस्टिस और उनके जो ड्यू राइट्स हैं वो डिनाई किए जा रहे हैं। और ये एक मेरा ख़्याल है कि यूनिवर्सल फिनोमेना है कि जब लोगों को उनका हक़ नहीं मिलता तो वो एहतजाज करते हैं। ये पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी मुल्क में जिसको जहाँ हक़ नहीं मिला वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। किसी ने अलग वतन का मुतालबा किया है, किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मुतालबा किया है, किसी ने इक्वल राइट्स का मुतालबा किया है। ये मेरा ख़्याल है कि ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा से होता आया है और ये नारे पाकिस्तान में होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। जो तकलीफ़ दे बात ये है कि ये जब लोग पाकिस्तान में अपना हक़ मांगते हैं, देखिए हक़ मांगना बुनियादी इंसानी राइट है। अगर लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो वो जस्टिस मांगेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे। 1971 से पहले बंगाली भी सिर्फ अपना हक़ मांग रहे थे, बांग्लादेश बनाना नहीं चाहते थे। उन्हीं बंगालियों को जब उन्होंने अपना हक़ मांगा तो उनको टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट कहा गया, जबकि दे वर सिंपली आस्किंग फॉर देयर ड्यू राइट्स। आज यही बदकिस्मती से बलोचों के साथ हो रहा है, मुहाजिरों के साथ हो रहा है, पश्तूनों के साथ हो रहा है। नदीम साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बनाता है, जबकि भारत ये कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार नहीं बल्कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवादियों को लगातार पनाह देता है। भारत से जो भागे हुए आतंकवादी हैं और जिन्होंने भारत में बड़े बड़े अपराध किए हैं और जिनको यूनाइटेड नेशन भी अपराधियों का, आतंकवादियों का दर्जा दे चुकी है, उसमें हाफिज सईद हैं, मौलाना मसूद अजहर हैं, ये लोग पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। और इसके अलावा अगर और भी देखेंगे तो कई अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, लादेन की अगर बात करेंगे तो वो भी पाकिस्तान में मारा गया। तो कैसे आप देखते हैं इसको, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा लगता है कि आतंकवादियों की एक शरण स्थली बन गया? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की भी जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है लोगों की, वो इन चीज़ों पर खुश नहीं है। आज एक फ़ियर का एक माहौल है जिसमें लोग कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो पंजाब में हों, सिंध में हों, बलूचिस्तान में हों या केपी में रहते हों, वो भी इन पॉलिसियों से नाला हैं, बहुत परेशान हैं। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है कि हमारे मुल्क में जो सोवियत इन्वेजन हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल ऑर्फनेज बना दिया गया टेररिस्ट का। पूरी दुनिया से लोग जो अपने मुल्क में नहीं रह सकते थे, मिसाल के तौर पर उसामा बिन लादेन सऊदी नेशनल, उसको वहाँ से निकाल दिया गया और पाकिस्तान में उसको पनाह मिल गई। इसी तरह चाहे वो चेचन हों, उज़्बेक हों या दुनिया के किसी और हिस्से से लोग हों, उनको जहाँ जहाँ से उनकी अपनी गवर्नमेंट्स ने और इस्लामिक गवर्नमेंट्स ने उनको निकाल दिया, उनको हमने अपनी यहाँ रख लिया। आज वही नुकसान हम उठा रहे हैं कि अभी सार्क जो समिट कैंसिल हुआ वो पाकिस्तान के आइसोलेट होने का बहुत बड़ा सबूत है। इसी तरह आज आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर लें, आप अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्रिटिसाइज़ कर लें या आप किसी और को क्रिटिसाइज़ कर लें कि भाई हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आप वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स को क्या कहेंगे? मैं हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप वाशिंगटन पोस्ट की बात कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लें, गार्डियन अखबार की बात कर लें, टेलीग्राफ की बात कर लें या किसी और पब्लिकेशंस की बात कर लें या थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स की बात कर लें। आज पूरी दुनिया में इन पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और हम समझते हैं कि देखें, एक प्रॉस्पर स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को हेड ऑन टैकल करे। नदीम साहब, ये बताइए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की सेहत के बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि बहुत से अखबारों ने उनकी सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए, ये कहा कि भाई उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है। अशोक साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो हेल्थ है वो मैं ये कहूँगा कि ना ख़राब है ना अच्छी है। जो कई सालों से उनकी हेल्थ है वही है।
जो आप सब वीडियो में देख सकते हैं, जो चीज़ ऑब्वियस है वो ये है कि जो हालात हैं उसकी वजह से उनकी जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं और फिर जो नॉन स्टॉप जो MQM के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से उनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, जिसकी वजह से उनके कुछ हेल्थ के इश्यूज़ हो गए हैं। और अगर हालात बेहतर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास वक्त होगा कि वो अपनी हेल्थ पे तवज्जो दे सकें। लेकिन एज़ फार एज हिज कमिटमेंट इज़ कंसर्न, हिज इंगेजमेंट इज़ कंसर्न, वो 1978 में जब उन्होंने MQM का आगाज़ किया था अपने एक स्टूडेंट बॉडी की सूरत में, उस वक्त वो जितने एंथुसियास्टिक थे वो आज भी उतने ही हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि आज वो और ज़्यादा वक्त देते हैं, अराउंड द क्लॉक वो राब्ते में रहते हैं। मैं समझता हूँ उस हवाले से जो कंसर्न्स जो लोग फैलाते हैं वो डेफिनेटली उसके पीछे कोई सिनिस्टर मोटिव है, अदरवाइज ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। नदीम साहब, DD न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नदीम नुसरत, जो कि MQM पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पार्टी और सिंध की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है MQM, उसके वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय संयोजक, MQM के संयोजक अल्ताफ हुसैन साहब के बाद जो दूसरे बड़े नेता है वो बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान में लगातार मुहाजिरों पर अत्याचार हो रहा है और कैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया के जो आतंकवादी हैं उनकी शरण स्थली बन गया है। सीधा संवाद में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।